सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में मैं तुम्हें जो टॉपिक करवाया था वो हमारे पास था प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ मनी है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुद्रा का सृजन। ठीक है, मुद्रा के सृजन की प्रक्रिया मैंने करवाई थी। ठीक है, जिसका भी टेस्ट हुआ था और पता है कि तुम्हारा क्या हाल है। सुनो भाई, एक नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, वो तुम्हारे पास हेडिंग है CRR तथा साख गुणांक, और इंग्लिश में है CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर। भाई देखो, अब जो तुम्हें टॉपिक करवा रहा हूँ उसके बाद हमारे पास जो भी बातें आएंगी वो कुछ ज़्यादा ही थोड़ी सी लेवल की होंगी। ठीक है, जो तुम्हें समझना है अच्छे तरीके से। सुनो भाई, पहले हमें समझना है कि जो हमारे पास ये क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है, ये होता क्या एक्चुअल में। ठीक है, जो CRR है वो क्या होता है। देखो, सबसे पहली चीज़ जो बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न होती है वो ये है कि देखो, पहली चीज़ हमें सबको पता है कि जो CRR है उसका अमाउंट बचा के रखना होता है। ठीक, लेकिन वो जो अमाउंट है भाई कॉमर्शियल बैंक अपने पास नहीं रख सकती। बात हमारी क्या बोल रहा हूँ, जो अमाउंट है वो कॉमर्शियल बैंक अपने पास नहीं रख सकती, जो वाणिज्यिक बैंक है वो अपने पास नहीं रख सकती। भाई किसको नहीं पता वाणिज्यिक बैंक या फिर कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, किसे नहीं पता। सुनो, जो भी बिजनेस बैंक होते हैं ना नॉर्मल से, जो अपने फ़ायदे के लिए चलते हैं, ठीक, और जैसे PNB हो गया, SBI हो गया, ये सारे क्या अपने फ़ायदे के लिए चलाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें नबार्ड के बारे में बताता। देखो, नबार्ड होता है, सिडबी है, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं। ठीक है, तो मैं बताया नहीं है सिडबी के बारे में, सिर्फ मैंने नबार्ड के बारे में बताया। ठीक है, तो ये जो बैंक है वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं चलते, वो सारे के सारे बैंक जो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। ठीक है, और पैसों से पैसा बनाते हैं, हम उसको बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक, जिसको हिंदी में वाणिज्यिक बैंक बोला जाता है। इसमें दिक्कत है किसी को एग्जाम में तो छेप देना भाई, थोड़ी बातें भी याद रखा करो, जो लिखा था बस तो वही याद रहती है। अब सुनो, मैं जो तुम्हें टॉपिक करवाने वाला हूँ मेरे पास है कि CRR तथा साख गुणांक, इसको हम बोलते हैं CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। इसका मतलब है कि जो CRR है, सबसे पहली बात समझो, तो मैं लास्ट क्लास की सबसे लास्ट पॉइंट याद है, लास्ट क्लास का सबसे लास्ट पॉइंट, उसमें पता क्या लिखवाया मैंने, CRR अगर बढ़ता है तो जो पैसे को जो बढ़ाया जा रहा है, जो क्रेडिट, जो मतलब कि जो मनी क्रिएशन है वो कम हो जाता है। ठीक, और CRR अगर कम होता है तो मनी क्रिएशन ज़्यादा हो जाता है। ये किसको नहीं पता? सुहानी, तुमने क्लास नहीं ली थी। सुनो भाई, तुम्हें बताया ना, बताना क्या होता है, किस तरीके से होगा। तो तुम बताओगे, थोड़ा स्पीड में बोलो, जल्दी जल्दी। मैंने ये पूछा है कि CRR से मनी क्रिएशन पे क्या फर्क पड़ता है, बस इतना बताओ। हाँ भाई, तुम बताना। नहीं पता, तुम बताओ। CR जो होता है 10%, अगर CR जितना 10% अगर 20% कर देंगे तो मुद्रा सृजन कम हो जाएगा, क्योंकि 10 था तो 10 में सृजन, जो मुद्रा सृजन करता है वो बढ़ जाता है। समझा नहीं पा रही, लेकिन स्किल्स पता है। मंजीत बोलो। CRR जितना मतलब अधिक होता है ना, उतना सृजन कम होता है, और CRR जितना कम होता है उतना सृजन ज़्यादा होता है। हाँ, तो समझाओ इसे कैसे। यही तो था। नहीं, ये कैसी बात हो गई। सुनो भाई, तुम्हारे पास कभी भी आ जाए ना, देखो मैं बता रहा हूँ क्या है, तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है कि CRR का मनी क्रिएशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो CRR है उसका तुम्हारे पास जो मनी क्रिएशन है, मुद्रा का सृजन जो है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम्हें पहली ना ये जो लाइन इसने बोली ना, उस पहले सेम लाइन तुम्हें लिखनी है कि CRR बढ़ेगा तो जो मेरे पास मनी क्रिएशन, जो मुद्रा का सृजन है वो कम हो जाएगा, और मतलब कि वाइस वर्सा। समझ रहे हो वाइस वर्सा का मतलब क्या है, उसका उल्टा। ठीक है, उसके बाद अब होता क्या है, देखो समझो, अब तुम इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, तुम इससे बताओगे वही सेम टेबल लेके, जो टेबल लिखवाई ना मैंने, जिसने क्लास नहीं देखी पहले लास्ट क्लास ले लेना, उसमें जो टेबल बता रखी है उसी टेबल को उठाओगे, उस टेबल में तुम बताओगे कि अगर जो CRR का प्रतिशत, जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है
तो जो हमारे पास जो प्राइमरी डिपॉजिट है, जो प्राथमिक जमाएं हैं, उसका परसेंटेज भी बढ़ जाता है, जिस कारण से, ठीक है, जिस कारण से जो वाणिज्यिक बैंक है आगे लोन कम दे पाएगी, ठीक, और उसे अधिक मात्रा में CRR का अमाउंट RBI के पास जमा करना पड़ेगा। तो इतनी बात पहले पता लग गई। उसके बाद ना आगे क्या लिख दोगे भाई, इस तरीके से लिखोगे कि यदि यह प्रतिशत बढ़ता है तो मुद्रा का सृजन, मनी क्रिएशन जो है वो कम हो जाता है, ठीक। और फिर जाके नीचे वही टेबल ले लेना, ठीक है, समझाते हैं टेबल को। तुम्हें टेबल एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो भाई, जो तुम्हारे पास हेडिंग है CRR तथा साख गुणांक है, इसका क्वेश्चन कैसा बनता है, इसकी हेडिंग जो मैंने लिखवाई है, और इसमें ऐसा आ जाएगा कि भाई CRR का साख गुणांक पर क्या फ़र्क पड़ता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब कि जो क्रेडिट मल्टीप्लायर पे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे पास एग्जाम में कभी भी अगर क्रेडिट मल्टीप्लायर के क्वेश्चन आते हैं, इसको हम साख गुणांक बोलते हैं, ठीक है। अगर इसका क्वेश्चन आता है, सबसे तुम पहली बात बताओगे, पहली बात पता क्या बोलोगे, तुम इसके अंदर ये बोलोगे कि जब भी हम क्रेडिट मल्टीप्लायर की बात करते हैं, साख गुणांक की बात करते हैं, तो जो भी प्राथमिक जमाएं होती है, जो प्राइमरी डिपॉजिट होते हैं, उसका कुछ परसेंट, मान लो 10%, ठीक है, 10% हमें RBI के पास रखना होता है। भाई ये बात ध्यान रख के चलना, ये एक लीगल प्रोसेस है, ठीक, बात समझ आ रही है, ये तुम्हारे पास एक लीगल प्रोसेस है। अगर तुम इसको फॉलो नहीं करते हो तो जो RBI तुम्हारे अगेंस्ट ना एक्शन ले सकती है, बात समझ आ रही है। कोई सा भी बैंक है, अगर तुम्हारे पास जितने भी डिपॉजिट है, अगर तुम उसका 10%, भाई देखो तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी जो तुम्हारे और साथ के हैं, उन सबको बस ये बात पता होगी, सुनो, अरे ये नहीं कह रहा मैं, जो तुम्हारे स्कूल में जो है, ठीक है, उन सबको बस एक बात पता होगी कि जो 10% है उससे रखा जाता है, ठीक, और उन्हें बस इतना पता होता है कि कॉमर्शियल बैंक के पास रखा जाता है, और उन्हें कुछ नहीं पता होता। कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखने के बाद उसे तुरंत ही RBI के पास ट्रांसफ़र करती है, बस में आ रही है। तुम्हें क्या ध्यान रख के चलना है कि जो भी CRR का अमाउंट है, ठीक, नकद क्या बोलते हैं, आरक्षित अनुपात, ठीक है, जो कैश रिजर्व रेशियो जो तुम्हारे पास है ना, उस अमाउंट को तुम्हें कहाँ रखना पड़ता है भाई, RBI के पास। और एक लीगल है, ये लीगल ही तो है ना ये। तो भाई अब मुझे बताओ, अगर ये लीगल है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक टाइप का लीगल रिजर्व रेशियो है, बोल सकता हूँ। जो मेरे पास CRR है, जो कैश रिजर्व रेशियो है, ये किस टाइप का है मेरे पास, ये लीगल रिजर्व रेशियो है। तो मैं नॉर्मल सी बात क्या बोलूँगा भाई, कि जो मेरे पास CRR है, मैं इसको और क्या बोल सकता हूँ भाई, LRR बोल सकता हूँ। क्या बोलूँगा मैं इसे, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। भाई जिसके ऊपर से क्लास जा रही है तो पहले पुरानी क्लास देखना और इस क्लास को दोबारा देखना, ठीक है, क्योंकि ना अब थोड़े थोड़े टॉपिक तुम्हारे पास डिफ़िकल्ट आने शुरू हो जाएंगे, ठीक, जिसको समझने के लिए तुम्हें सारा का सारा अटेंशन यहीं पे रखना पड़ेगा। अगर तुम थोड़ी देर के लिए भी कुछ और बात सोचने बैठ जाते हो, मतलब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान कहीं और चला जा रहा है, समझो कि तुम्हें लगेगा, तुम्हें ऐसा फील होगा तुम्हें तो आगे समझ में, लेकिन एक्चुअल में नहीं आएगा समझ में, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, ठीक है। सुनो, तो पहले ये वाली बात तो लगी कि CRR को LRR क्यों बोला जाता है, क्योंकि RBI के पास रखना ये लीगली होता है, ठीक। अगर नहीं रखते हैं तो RBI हमारे ऊपर एक तरीके से मान लो लीगल एक्शन ले सकता है, कानून के उससे एक्शन ले सकता है, ठीक, कानून के दायरे में रहते हुए एक्शन लेगा, कार्रवाई करेगा। तो भाई इसको लिखना शुरू करो पहले। अच्छा भाई एक बात बताओ, CRR कौन डिसाइड करता है, ठीक है, CRR जो है RBI डिसाइड करता है, जिसको LRR बोलते हैं, वो कौन डिसाइड करता है भाई, RBI डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसके अंदर पहले हिंदी वाला लिखना शुरू करो। भारत में CRR का निर्धारण RBI द्वारा किया जाता है। RBI द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसे विधिक आरक्षित अनुपात ब्रैकेट में डाल लेना LRR। अगर कोई फुल फॉर्म लिखने में इंटरेस्टेड है तो लिख सकता है, LRR भी कहते हैं। तुम्हें वाली बात पता लग गई, तो तुम्हारे पास CRR और क्या बोलते हैं भाई, LRR बोलते हैं, ठीक है। तो उसके आगे
देखो अब मैं तुम्हें नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, यहाँ सुनो। मैंने क्या बोला था कि जो भी मेरे पास CRR का अमाउंट है, कानूनी रूप से जो वाणिज्यिक बैंक है, जो कॉमर्शियल बैंक है, उससे अपने पास नहीं रख सकती। बस में आ रही है? जो CRR का अमाउंट है, उस अमाउंट को जो कोई भी बैंक है अपने पास नहीं रख सकती है, उसे कहाँ जमा कराना पड़ता है? RBI के पास। ठीक है, तो इसके आगे लिखो, वाणिज्यिक बैंकों को निर्धारित नगद कोषों को, वाणिज्यिक बैंकों को निर्धारित नगद कोषों को RBI के पास रखने की आवश्यकता होती है। रखने की आवश्यकता होती है। इतना लिख लो सबने, भाई इंग्लिश वाला लिख लो। इन इंडिया CRR इज डिटरमाइंड बाई RBI। इन इंडिया CRR इज डिटरमाइंड बाई, अबे लड़कों को पढ़ाई में ध्यान नहीं है क्या? परेशान कर रखा है लड़कियों को। हाँ भाई, इन इंडिया CRR इज डिटरमाइंड बाई RBI। It is also called लीगल रिजर्व रेशियो, और ब्रैकेट में डाल लेना LRR। उसके आगे लिखो भाई, थोड़ा एक लाइन छोड़ के लिखना, मतलब कि इंग्लिश वाले लिखना अभी लाइन छोड़ के। Also the commercial bank are required to, also the commercial banks are required to keep the stipulated कैश रिजर्व। भाई स्टैपुलेटेड, जो स्टैपुलेटेड है इसका मतलब है लीगली रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या भाई? लीगली रिक्वायर्ड, जो कानूनी रूप से जरूरी है। ठीक है, स्टैपुलेटेड कैश रिजर्व विद द RBI। सुनो भाई, अब मेरी बात समझ जाओ। अगर मेरे को ये बात पता लग जाती है, भाई तुम सब ना ये बताना कि मैं ये बात सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे ये बात पता लग जाती कि CRR कितना है, ठीक है, तो मैं ये पता लगा सकता हूँ कि ये जो उस पैसे से हम कितना पैसा बना सकते हैं। पता होता है मेरे को 1/में CRR, याद है वाला? ठीक है, तो मैं तुम्हें क्या बताया कि भाई अगर हमें CRR का परसेंटेज पता लगता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, उस CRR के परसेंटेज से हम ये पता लगा सकते हैं कि हम उस कितना साख का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, कितने पैसे को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे लिखना शुरू करो भाई। एक बार हिंदी में लिखो पहले। हाँ, एक लाइन छोड़नी है। एक बार, हाँ एक पॉइंट बना लो बोला। एक बार CRR के ज्ञात होने पर, एक बार CRR के ज्ञात होने पर हम साख गुणांक को ज्ञात कर सकते हैं। हम साख निर्माण, साख गुणांक को ज्ञात कर सकते हैं, या उस संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, या उस संख्या को ज्ञात कर सकते हैं जिससे कई गुणा अधिक वाणिज्यिक बैंक साख का निर्माण कर सकते हैं। साख का निर्माण कर सकते हैं। अब भाई इसको लिखो कि इसे निम्न समीकरण के द्वारा, हाँ एक लाइन छोड़ दो, उसे लिखो, इसे निम्न समीकरण के द्वारा
दर्शाया जा सकता है। एक लाइन छोड़नी थी, फिर जाकर लिखना है कि इसे निम्न समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। भाई जो तुम्हारे पास इक्वेशन है वो है k = 1/c/r। तुम c/r के बदले क्या लिख सकते हो, देखो या तो इसे लिख लो और तुम चाहो तो k = 1/L/r लिख सकते हो। ठीक है भाई, लिखो इंग्लिश वालों। Once CRR is known, we can find out credit supplier. We can find out credit supplier. भाई मल्टीप्लायर है, सप्लायर नहीं, मल्टीप्लायर है। उसके बाद लिखो कि क्रेडिट मल्टीप्लायर can be found by the following equation। ये लो भाई तुम्हारी दो इक्वेशन है, k = 1/CRR और k = 1/LLR। भाई इसमें लिख लो कि k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे k की तुम्हारे पास वैल्यू है क्रेडिट मल्टीप्लायर, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे साख गुणांक, साख गुणक बोलते हैं, साख गुणक, गुणक। सबका हो गया ये वाला। k की वैल्यू लिख ली, क्या है k का मतलब क्या है यहाँ पे, साख गुणक होता है एक तरीके से। अब सुनो भाई, इसका कौन कौन एग्जाम्पल नहीं दे सकता, क्रेडिट मल्टीप्लायर। हाँ भाई मुझे बताओ कि जो मैंने टॉपिक अभी बताया इसका एग्जाम्पल कौन कौन नहीं लिख सकता। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, उदाहरण के लिए मान लो भाई, थोड़ा फोकस करो एक बार। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उदाहरण के लिए मान लो जो प्राइमरी डिपॉजिट है, प्राथमिक जमा है 1000 रुपये, इसको तुम एक्सप्लेन करके बता सकते हो कि भाई कितने रुपए बनेंगे उससे। कौन कौन नहीं बता पाएगा, मैं बता रहा हूँ, 1 2 और 3, तुम 3 जने नहीं बता पाओगे, चौथा ये। ठीक है, वो पता है 1/, देखो मैं बोल दूँ कि भाई मैं सिर्फ स्पीड में करवा रहा हूँ, 1000 है 1/CRR, ठीक है 10%, तो कितना इसका आएगा भाई 10,000। ठीक है, ये वाली बातें तुम तभी समझोगे जब लास्ट क्लास वाली वीडियो देख लोगे। तो तुम्हें एग्जांपल याद है इसका कैसे करना है, उसी एग्जांपल को लिख दो जो मैं तुम्हें लास्ट क्लास में एग्जांपल लिखवाया है। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल चलो हल्का सा बोल रहा हूँ, लिख दो यहाँ पे, यदि CRR 10% है, लिख दो इफ CRR = 10%, लिख लिया से। भाई मैंने बोला कि CRR अगर मेरे पास 10% है, पहले तुम 1 रुपये का निकाल दिखाओ। पहला एग्जाम्पल निकाल दो कि प्राइमरी डिपॉजिट, सुनो इसमें पहला एग्जाम्पल ले लो, उसमें लिखो कि जो मेरे पास प्राइमरी डिपॉजिट है, प्राइमरी डिपॉजिट प्राथमिक जमा है, यहाँ पे हेडिंग डालो जल्दी स्पीड में, प्राथमिक जमा लिखो और तुम्हारे पास लिख दो 1 है, पहले इसका निकाल दो, तो 1 गुने में 1/10%, तो कितना आएगा भाई मेरे पास से 1 रुपये के 10 रुपये बना सकते हैं। ठीक है, समझ लो 1 के 10 बन जाएंगे भाई, दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को। उसके बाद जो मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है उसमें तुम 10,000 रुपये ले लो। ठीक है, इसे कर दो भाई। सुनो नेक्स्ट क्लास का जो तुम्हारे पास टॉपिक है वो है केंद्रीय बैंक। अच्छा भाई सुनो, तुम सबको ना कुछ बातें घर से पढ़ के आनी है, ठीक, वो तुम्हारे पास पहली बात समझो, कुछ टॉपिक समझ जाओ। तुम्हारे पास है कि जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, मतलब जिसको केंद्रीय बैंक बोलते हैं। सुनो भाई, जो केंद्रीय बैंक है उसके कार्य लिख के लेके आने घर से, या फिर सब पढ़ के आने। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? जो हमारे देश में जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके काम क्या क्या है तुम्हें ये सारे पता लगा के आने। इसमें अभी भी किसको दिक्कत आ रही है कि मैंने काम क्या दिया है? सबको पता है? चलो भाई कर लेने से।